हेलो फ्रेंड्स, एक्मे कॉमर्स क्लास आज आपके लिए लेके आया F5 बीकॉम का टाइप्स ऑफ कॉस्ट। जो हमने लास्ट टाइम 2 कॉस्ट किए थे, तो आज और आगे के टाइप्स ऑफ कॉस्ट देखते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। नाउ व्हाट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट? आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट को बोल सकते हो अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट मीनिंग व्हाट? द कॉस्ट विच इज इनकर्ड, राइट? द कॉस्ट विच इज इनकर्ड फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, payment of raw material, depreciation charge, insurance and premium, which we record in books of accounts। है ना, जो books of accounts में हम सब record करते हैं, जैसे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में record हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में record हो जाएगा, hence it is called as a accounting cost। So explicit cost is called as a accounting cost, but in economics other than the accounting cost is called your implicit cost। Now what is implicit cost? Suppose एक मैनेजर है, तो मैनेजर इज प्रोवाइडिंग हिज सर्विस टू हिज ओन बिजनेस, राइट? अगर वो मैनेजर अपने बिजनेस में एज ए मैनेजर काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू गेट द सैलरी, तो ही विल नॉट चार्ज सैलरी फॉर हिमसेल्फ। बट अगर वो कहीं और काम कर रहा है, तो क्या होगा? ही इज गोइंग टू गेट द सैलरी एज ए मैनेजर इन अदर फर्म। सो द कॉस्ट ऑफ सैलरी विच द मैनेजर इज नॉट पेइंग टू हिमसेल्फ, बट it is going to incur if he is going to appoint somebody else। अगर किसी और को अपॉइंट करेगा तो उसको वो पे करना पड़ेगा, बट when he is employing to himself self alone, and इसके लिए जो कॉस्ट इनकर होता है that is called implicit cost। It means जब इकोनॉमिक कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी ऐड करना है प्लस इम्प्लिसिट करना है। इम्प्लिसिट मतलब द कॉस्ट इनकर्ड फॉर एम्प्लॉइंग वन सेल्फ। जैसे आपके पास कोई शॉप है, शॉप आपकी है क्योंकि आप वहां पर रहते भी हो पीछे और आगे शॉप चला रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको रेंट नहीं पे करना है। पर अगर आपने कहीं और लिया होता तो क्या होता? यू वुड हैव टू पे द रेंट। सो द कॉस्ट इनकर्ड फॉर यूजिंग अवर ओन रिसोर्सेज, वेदर हमारी खुद की स्किल हो या खुद की कोई रिसोर्सेज हो, दैट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट विच कम्स अंडर हेडिंग इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो जब हम इकोनॉमिक कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो economic cost will include what? Your explicit cost plus implicit cost, right? This much explanation if you write is sufficient for your answer. Next है incremental cost and sunk cost. Now what is incremental cost? The cost which is incurred for expansion of your business। आपने expand कर लिया business को, तो वो जो expansion है, दैट एक्सपांशन के लिए आपको ऑब्वियसली कोई नई ब्रांच, नया कोई इक्विपमेंट लाना पड़ेगा, कोई प्लान खरीदना पड़ेगा। सो दैट ऑल इज कॉल्ड योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट, द कॉस्ट विच इज बीइंग एडेड इन योर बिजनेस, राइट? आपने कोई जैसे कोई अमूल है, अमूल ने आप डेयरी मिल्क प्रोडक्ट कर रहे हैं, डेयरी मिल्क के साथ दे आर गिविंग ऑल द प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू डेयरी मिल्क। बट सपोज इफ दे कम्स एंड द FMCG, फास्ट मूविंग गुड्स, लाइक कोई अमूल का कोई पिज्जा आ रहा है, तो पिज्जा के उनके जो भी प्लांट बना रहे या जो भी उनका कॉस्ट इनकर हो रहा है, दैट इज इंक्लूडेड इन योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट। सो इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज इंक्लूडेड इन योर बिजनेस जस्ट बिकॉज यू आर आइदर एक्सपांशन कर रहे हैं, आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, या कोई नया प्लांट खरीद रहे हो, या कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, दैट कॉल योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट। नेक्स्ट इज sunk cost। sunk cost is a cost which is unavoidable। अनअवॉइडेबल मतलब क्या? आप वो कॉस्ट को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल द मनी यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर योर से मशीनरी आप लेके आए, इक्विपमेंट लेके आए, और द वेयर हाउस आपने खरीदा, तो दैट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर लॉन्ग टर्म लीज एग्रीमेंट। अगर आपने कोई वेयर हाउस लिया है, वेयर हाउस मतलब गोडाउन, गोडाउन ले लिया है किसी से 10 साल के लिए, तो आपने क्या किया? लीज एग्रीमेंट किया। लीज मतलब आप रेंट पे लेते हो, ओनरशिप ओनर्स की रहेगी, बट यू आर गोइंग टू यूज दैट प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड लीज। तो आपने लीज एग्रीमेंट कर लिया, किसके लिए? वेयर हाउस के लिए। नाउ वंस दैट इज एग्रीमेंट इज डन, राइट, तो ऑब्वियसली आपको 10 साल के लिए वो करना ही है। तो दिस कॉस्ट इज नॉट अवॉइडेबल। क्यों? क्योंकि भाई आपने वो जो पेमेंट करना है रेंट का, वो करना ही है वेदर यू वर्क और नॉट। से मशीनरी, अभी मशीनरी आपने एक बार खरीद ली, राइट, सो दैट कॉस्ट इज ऑलरेडी इनकर्ड। नाउ दैट मशीनरी इफ यू आर प्रोड्यूसिंग या यूजिंग फॉर प्रोड्यूसिंग से वन पर्टिकुलर यूनिट, या आपको कोई, जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग बैग की इंडस्ट्री, तो आप बैग बना रहे हो,
से एरिस्टोक्रेट या वीआईपी के बैग्स है आपके पास, तो आपने मशीनरी ली टू मेकिंग दैट बैग. कैन यू यूज दैट मशीनरी फॉर प्रोड्यूसिंग एनी अदर आर्टिकल अदर देन दैट? नहीं, जो मशीनरी है वो उसके लिए यूज होगा. जैसे जेरोक्स मशीन है, तो आप जेरोक्स मशीन लेते हो तो आपको जेरोक्स ही करना है. यू कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ अदर देन द जेरोक्स, राइट. उस पर आप टाइप नहीं कर सकते. सो द मशीन, द वॉट एवर द कॉस्ट विच इज इनकर फॉर वन पर्टिकुलर पर्पज, आपको वही पर्पज से यूज करना है. अदरवाइज यू कैन नॉट डू एनी अदर थिंग ऑफ दैट थिंग. इट मीन्स एक बार कॉस्ट आ गया तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन अवॉइडेबल कॉस्ट बताओ या संक कॉस्ट बताओ. तो sunk cost is a non-avoidable cost. एक बार आपने cost incur कर लिया, in that case the cost is going to be recorded in your books of accounts और आप उसको पे करना ही है, आपको avoid नहीं कर सकते. इवन मशीनरी आउट ऑफ डेट भी हो गई तो भी आपको वो cost incur करना है. You cannot avoid that. Next is historical cost and another is replacement cost. Historical cost नाम से ही पता चल रहा है, cost which is incurred in the past, है ना. तो हिस्टोरिकल, सिर्फ फॉर एक सिंपल सा एग्जांपल है. सपोज यू हैव टेकन अ मशीनरी, आपने एक मशीनरी ली है, कितने में? से रुपीज 50,000 में, से इन 2000 से 19. नाउ इन same machinery if you are purchasing at say around 1,75,000 in say 2023, तो what you have done, you have replaced. आपकी पुरानी मशीनरी थी, आपने रिप्लेस कर दी. नहीं, विच इज द कॉस्ट इज 1,75,000 इन 2023. तो आपका जो 1,75,000 क्या है, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है. और आपका जो 50,000 का जो मशीनरी आपने जो पहले ली थी, वो क्या है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट, द कॉस्ट विच इज ऑलरेडी यू हैव पेड अर्लियर. एंड नाउ व्हेन यू आर रिप्लेसिंग द मशीनरी, माइट बी मॉडर्नाइजेशन कर रहे हो, न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हो, तो आपने वो रिप्लेस कर ली. हेंस योर 1,75,000 इज कॉल्ड योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट. आप कोई भी आंसर एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ लिखो, मीनिंग लिखो और उसका एग्जाम्पल बता दो, देन योर आंसर इज कंप्लीट, राइट. इन दैट केस आप जो भी आंसर लिखते हो एग्जाम में, यू कैन गेट अ गुड मार्क्स ऑन दैट. हर एक कॉस्ट में आपको एग्जाम्पल लिखना जरूरी है. ऐसे अगर जैसे इकोनॉमिक कॉस्ट है तो मैंने उसको एक इक्वेशन बना दिया, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉस्ट. अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल लिख दो, you will can score a good marks in that answer. After historical cost and the replacement cost, the next one is your past cost and the future cost. ये भी देखो आपको पास से पता चलेगा, past and future cost. Now what is past? The cost which is already incurred. जैसे हमारा historical cost है, वैसे ही हमारा past cost है. The cost which is incurred in the past for the payment of anything, machinery, equipment, tools, या आप कुछ भी capital assets आपने खरीद लिया, तो that all is your past cost. And future cost going to be incurred. Right? The future cost is the cost which is going to be incurred. Like the company might predict कि भाई आपकी जो मशीनरी है, इसकी लाइफ है 10 साल के लिए, so after 10 years you might have to buy the new machinery, so that is called your future cost, the cost which is going to be incurred in the future, and that can be excess मतलब that can be estimated on the basis of your past cost. जैसे एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट व्हाट वी से, इट्स अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अभी एक्सपेंडिचर भी और रेवेन्यू दोनों बात मैंने बोल दी. एक्सपेंडिचर इसके लिए क्या, पेइंग फॉर दैट. एंड डेफर्ड रेवेन्यू मतलब क्या, जैसे कोई एडवर्टाइज कर रहा है, जैसे स्लाइज है या फ्रूटी की एड आ रही है, राइट. आपको आईपीएल में दिखती होगी फ्रूटी की एड है, कितने के भाई, टोटल कॉस्टिंग ऑफ दैट फ्रूटी एड हैज कम अराउंड से 10 crores. So 10 crores is the cost which the company has incurred for making that fruity, which is a, but that cost what they are going to do, they are going to divide it into 2 to 3 years, क्योंकि आपकी वही एड आप 2 साल दिखाओगे या 3 साल दिखाओगे. इट मीन्स द कंपनी हैज प्रिडिक्टेड कि द फ्यूचर में सेम एड को हम कंटिन्यू करेंगे. तो एंड अगर आपको नई भी कोई एड बनानी है फ्यूचर में, तो आप अगर आज मैंने 10 करोड़ पे किया है, तो नेक्स्ट ईयर 2 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 करोड़. बिकॉज वाई, कॉस्ट इज ऑलवेज राइजिंग, है ना, कॉस्ट हमेशा ज्यादा रहता है. सो योर 10 crores of advertisement for today will become a past cost in the next 2 years. मतलब आप समझ लो 2025 में वो हो जाएगा आपका 10 crores as a past cost. और आज मैंने एस्टिमेट किया है किसके लिए, 2025 के लिए. किसके, कि भाई मेरी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट हो सकती है 12 crores. दिस इज माई योर फ्यूचर कॉस्ट. द फ्यूचर कॉस्ट प्रेडिक्शन किससे होता है, बेसिस ऑन द पास्ट कॉस्ट. एंड द लास्ट वन is a private cost and the social cost. Now what is private cost? The cost incurred by the firm for their own purpose.
and next is your social cost, right? Now, private cost is a cost which incurred by the firm for maintaining their own business, जो privately होगा, and the social cost is the cost incurred because of the society. जैसे आपके कोई केमिकल की फैक्ट्री है तो ऑब्वियसली आपकी केमिकल की फैक्ट्री में जो उसका स्मोक आता है ना, द गैस कमिंग आउट फ्रॉम द केमिकल फैक्ट्री कैन बी पॉइजनस. आपको क्या करना है, फिल्टर करके उसको बाहर पॉल्यूशन ना हो, दैट यू हैव टू टेक केयर. या आपके केमिकल के कोई जो वाटर वाला केमिकल है, राइट, विच इज इन अ लिक्विड स्टेट, आप क्या करोगे, इट माइट गो इनटू द रिवर या सी, बट यू कैन नॉट पुट इट डायरेक्टली. आपको क्या करना है, यू विल हैव टू से प्योरीफाई करके देन यू विल हैव टू पुट इट, अलाउ देम टू मूव इनटू द रिवर या सी या ओशन, जहां पर भी जा रहा है. So whatever the cost is incurred for the benefit of the society is called your social cost, right? That is, you can say many of the companies are there, they are following the CSR, corporate social responsibility. What is that? They are philanthropists meaning they work for the benefit of the society. When बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, they are philanthropists, they always donate something for the society. क्यों भाई? क्योंकि हमने सोसाइटी से जो लिया है, we have to give them back, plus we have to see that any activity of our business is not going to affect the society, right? Whether it is river ho, air ho, nothing, no pollution should be done because of my business activity. And to avoid that, हम क्या करें, the business is incurring the cost called social cost. And private cost क्या होता है, जो अपने खुद के private business के लिए the cost is incurred is called a private cost, right? तो स्टूडेंट्स, हमने सारे कॉस्ट आज कंप्लीट कर लिए. सो दिस हाउ मच एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है, इफ यू अंडरस्टैंड एंड राइट प्रॉपर्ली इन योर एग्जाम्स, दैट विल हेल्प यू टू स्कोर अ गुड मार्क्स. क्यों? क्योंकि जो आपने सुना है दैट विल हेल्प यू टू रिमेम्बर एट द टाइम व्हेन यू राइट द आंसर इन योर एग्जाम. आप बुक में से पढ़ के गए हो, बट कई बार ऐसा भी होता है कि कोई पॉइंट्स आप भूल गए या आपको कोई कंफ्यूजन में आ गए, तो व्हाट यू हैव लिसन हियर, you can use that points and can you complete your answer in your university paper, which is going to come as an external exam. Yeah, even you can use for your internal exams. थैंक यू. और हमारी चैनल आपको अच्छी लगे तो आप उसको सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी वो उसकी लिंक भेजते रहना. मतलब ये जो बेनिफिट है वो खाली आप तक नहीं रहेगा, बट इट कैन मूव इट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज दिस टॉपिक फॉर द एग्जाम्स. ओके, थैंक्स अ लॉट.